आज के इस वीडियो में हम 460 करोड़ साल का इतिहास समेटने जा रहे हैं सिर्फ 30 मिनट में। हाँ, आपने सही सुना। हम शुरू करेंगे पृथ्वी के जन्म से, देखेंगे कैसे आग, लावा और टकरावों से बनी हमारी ये दुनिया। फिर आएंगे डायनासोर और उनका रहस्यमय अंत। इसके बाद शुरू होगी स्तनधारी जीवों की कहानी, छोटे छोटे मैमल्स से होते हुए आदि मानव की पहली झलक तक। फिर होमो सेपियंस और उनका लंबा सफर अफ्रीका से लेकर पूरी दुनिया तक। और अंत में हम पहुंचेंगे सिंधु घाटी की गोद में, जहां छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आज भी दुनिया के लिए अनसुलझा है। अगर आप ऐसी रोचक और रिसर्च की हुई डॉक्यूमेंट्री पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमें घंटों मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है। 150 करोड़ साल पहले की पृथ्वी पर, एक ऐसी दुनिया में जहां जीवन का नामो निशान भी नहीं था, एक ऐसी धरती जो बिल्कुल अलग थी, आज से बिल्कुल परे। तब पृथ्वी एक उबलते हुए आग के गोले जैसी थी। हर तरफ ज्वालामुखियों के विस्फोट होते रहते थे, लावा की नदियां बहती थीं और आकाश धुएं और राख से घिरा रहता था। बारिश नहीं होती थी, न समुद्र थे, न पेड़, न जानवर, सिर्फ आग, धुआं और तूफान। धीरे धीरे लाखों वर्षों तक बारिश ने इस उबलती धरती को ठंडा करना शुरू किया। बारिशें इतनी लंबी चलीं कि विशाल महासागर बन गए, लेकिन तब भी वायुमंडल सांस लेने लायक नहीं था। हवा में भरपूर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जहरीली गैसें थीं। ऑक्सीजन ना के बराबर थी। इन्हीं महासागरों में एक चमत्कार हुआ, जीवन के बीज ने जन्म लिया। छोटे छोटे जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी में तैरने लगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि ऐसे गहरे रिसर्च और डॉक्यूमेंट्री तैयार करने में हमारी टीम दिन रात मेहनत करती है। अगर आपको हमारा काम सार्थक और मूल्यवान लगता है तो आप अपने दिल से इस UPI QR कोड के जरिए एक छोटी सी राशि देकर हमारी इस यात्रा में सहयोग कर सकते हैं। आपका हर छोटा योगदान हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। इनमें से कुछ, जैसे साइनोबैक्टीरिया, धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ने लगे। यही वो बदलाव था जिसने पृथ्वी का चेहरा बदल दिया। ऑक्सीजन बढ़ने लगी, जीवन जटिल होने लगा, पेड़ पौधे उगने लगे, विशाल जंगल बने और वातावरण रहने लायक बना। और फिर लाखों वर्षों के बाद एक ऐसा समय आया जब पृथ्वी तैयार थी उन महाकाय जीवों के स्वागत के लिए जिन्हें आज हम डायनासोर के नाम से जानते हैं। करीब 23 करोड़ साल पहले ट्रायसिक काल में धरती पर पहले डायनासोर प्रकट हुए। ये शुरुआत में बहुत छोटे थे, कुछ लोमड़ी जितने छोटे। ये तेजी से दौड़ सकते थे और शिकार भी कर सकते थे। धीरे धीरे लाखों सालों में प्रकृति ने इन्हें आकार, शक्ति और विविधता में ढालना शुरू किया। कुछ डायनासोर घास खाने वाले बने जो विशालकाय शरीर लेकर चलते थे, तो कुछ शिकारी बने, तेज पंजे और धारदार दांतों के साथ। जैसे जैसे समय बीतता गया, डायनासोरों की दुनिया फैलती चली गई। जंगलों से लेकर मैदानों तक, झीलों से लेकर पहाड़ों तक, हर जगह इनका राज फैलने लगा। इन्हें भोजन चाहिए था, जगह चाहिए थी और शक्ति चाहिए थी, और प्रकृति ने उन्हें वह सब दिया जो उन्हें शासक बनने के लिए चाहिए था। दोस्तों, अब आता है कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट। धीरे धीरे डायनासोर पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली जीव बन गए, जैसे आज के समय में इंसानों का वर्चस्व है। लेकिन यह तो अभी बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे आने वाले युगों में इन जीवों का आकार, ताकत और रहस्यमयता और भी बढ़ने वाली थी। धरती पर जीवन तेजी से बदल रहा था। छोटे छोटे डायनासोर अब विशालकाय आकार लेने लगे थे। पेड़ पौधे भी जंगलों में ऊंचाई छू रहे थे, और डायनासोर वे धरती पर चलते हुए बादलों को छूने लगे थे। यह था विशालता का युग। जुरासिक काल में कुछ डायनासोरों ने अपने आकार से इतिहास रच दिया। इनमें सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक था ब्रैकियोसॉरस। करीब 85 फीट लंबा और 40 टन से ज्यादा भारी, यह जीव एक चलते फिरते महल जैसा था। लेकिन रुकिए, जब हमें लगा कि ब्रैकियोसॉरस सबसे विशाल है, तभी धरती पर आया टाइटेनोसॉरस। इतना विशाल कि अगर वह एक मैदान पर लेट जाए तो पूरा फुटबॉल का मैदान उसके नीचे दब जाए। इन विशालकाय जीवों की गर्दनें इतनी लंबी थीं कि वे सीधे ऊंचे पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं से खाना खा सकते थे, जैसे आज की दुनिया में कोई गगनचुंबी इमारत से फल तोड़ रहा हो। इनका विशाल आकार कोई इत्तेफाक नहीं था, यह था सुरक्षा की एक रणनीति। शिकारियों से बचने के लिए, भोजन के लिए ऊंचे पेड़ों तक पहुंचने के लिए
और धरती पर अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए। कल्पना कीजिए, एक शांत जंगल जहां दूर से टाइटेनोसॉर के कदमों की गूंज सुनाई देती थी, जैसे धरती खुद सांस ले रही हो। उनकी एक चाल से पेड़ हिल जाते थे और धरती पर धूल के बादल उठ जाते थे। यह युग था पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली और सबसे विशाल जीवों का स्वर्णिम काल। लेकिन हर स्वर्णिम युग की तरह इस युग का भी अंत होना तय था। करीब 6.6 करोड़ साल पहले यूनिवर्स के सन्नाटे को चीरता हुआ एक महाविनाशक अतिथि धरती की ओर बढ़ रहा था। एक विशाल एस्टेरॉयड। वो उल्कापिंड आकार में लगभग 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा था, लेकिन उसकी रफ्तार लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी तेज कि अगर आप आसमान में उसे आते हुए देखते तो कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता। और फिर एक तेज चमक, एक भीषण धमाका। मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में वह पृथ्वी से टकराया। टकराते ही एक झटके में हजारों किलोमीटर तक की हर चीज जलकर राख हो गई। धरती कांपने लगी। सुनामी की लहरें हजारों फीट ऊंची उठीं। जंगल, पहाड़, नदियां सब बेकाबू हो गए। जिन इलाकों में डायनासोर चहलकदमी करते थे, जहां नन्हे शावक अपने झुंडों के बीच खेलते थे, वो सारी दुनिया आग की लपटों में घिर गई। लाखों डायनासोर जो इस धरती के राजा थे, वो असहाय बनकर जलती धरती पर तड़पते रहे। कुछ डायनासोर एक पल में ही नष्ट हो गए, कुछ दूर के इलाकों में जिंदा बचे, लेकिन जल्द ही उन्हें भी भूख, अंधकार और ठंड ने घेर लिया। लपेड़ों से पत्तियां झड़ने लगीं, फूल मुरझा गए और वातावरण में महीनों तक धुआं और राख छाई रही। धूप धरती तक पहुंचनी बंद हो गई। धरती पर ऐसा सन्नाटा पसरा जैसे जीवन ने खुद को समेट लिया हो। ये था क्रिटेशियस पैलियोगीन विलुप्ति, इतिहास का सबसे भयानक मास एक्सटिंक्शन। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि उस दिन पृथ्वी ने जीवन का सबसे दर्दनाक अध्याय लिखा था। वो डायनासोर जो लाखों वर्षों तक धरती पर राज करते रहे, आखिरकार ब्रह्मांड से आए एक छोटे से पत्थर के आगे हार गए। तो दोस्तों, डायनासोर का यह महाकाव्य अंत यही नहीं रुकता, क्योंकि अब इस कहानी में आता है एक बड़ा सा ट्विस्ट। लेकिन जब अंधेरा छटा, तब धरती फिर से सांस लेने लगी। अब दुनिया एकदम अलग थी, ठंडी, शांत और विशाल शिकारी जीवों के बिना। अब मंच खाली था और यहीं से शुरू हुआ स्तनधारियों का युग, एज ऑफ मैमल्स। ये छोटे छोटे जीव, चूहे जैसे, रात में सक्रिय रहने वाले, गर्म खून वाले, अब खुले में आने लगे। धीरे धीरे वातावरण बदला, तापमान सामान्य हुआ और धरती पर फिर से हरियाली फैलने लगी। जलवायु ने इन नए जीवों को ढलने का मौका दिया। कोई पेड़ों पर चढ़ने लगा, कोई जमीन पर दौड़ने लगा। भोजन की तलाश में इनका आकार बढ़ने लगा। इसी दौर में अफ्रीका के गहरे जंगलों में प्रकट हुए प्राइमेट्स, जो आगे चलकर बंदर, गोरिल्ला और इंसानों के पूर्वज बने। अब से करीब 2.5 करोड़ साल पहले अफ्रीका में मानसून बदलने लगा, पहाड़ उभरने लगे और वातावरण में ठंडक आई। घने जंगल सिमटने लगे और खुला मैदान फैलने लगा। इस नए मौसम ने कुछ प्राइमेट्स को मैदान में उतरने को मजबूर किया। पेड़ों पर चलने वाले जीव अब सीधे खड़े होकर 2 पैरों पर चलने लगे, और यही था बाइपेडल चलने का आरंभ, जो इंसानों की ओर पहला कदम था। आज से करीब 3 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका के एक हिस्से में होमो सेपियंस नाम की एक अनोखी प्रजाति ने जन्म लिया। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई अकेली मानव प्रजाति नहीं थी। उस समय धरती पर कई इंसान जैसी प्रजातियां थीं, जैसे कि होमो इरेक्टस, जो अपराइट यानी सीधे खड़ा हो सकता था, या फिर होमो हैबिलिस, जो थोड़ा बहुत औजार बनाना जानता था। लेकिन इन सब में एक चीज सबसे अलग थी, होमो सेपियंस का दिमाग। इनका मस्तिष्क औरों से कहीं ज्यादा बड़ा था। सोचने, समझने और कल्पना करने की शक्ति बाकी सभी से तेज थी, और यही बात उन्हें धीरे धीरे सबसे ऊपर ले गई। इनके शरीर भी शिकार के लिए बने थे। तेज दौड़ सकते थे, हथियार थाम सकते थे और गर्मी सह सकते थे। हाथों की पकड़ मजबूत थी और आंखें तेज, क्योंकि उन्हें अपने आसपास के हर खतरे को पहचानना आता था। होमो सेपियंस तब जंगलों में रहते थे, गुफाओं में छिपते थे। उनके पास कोई स्थायी घर नहीं था। दिन भर भोजन की तलाश, रात को आग के पास ठंडी हवा से बचने की कोशिश, यही उनका जीवन था। वे झुंडों में रहते थे, छोटे छोटे समूहों में, जिनमें 10-20 लोग होते थे। ये झुंड एक परिवार की तरह होते थे। साथ चलना, साथ खाना,
साथ लड़ना। हर सदस्य की अपनी भूमिका होती थी। कोई शिकार करता, कोई जड़ी बूटियां खोजता, तो कोई बच्चों को संभालता। और अब सोचिए, ना कोई भाषा थी, ना कोई नियम, ना कोई भगवान, ना ही कोई राजा। बस भूख, डर और जीने की जिद। पर इसी जिद ने उन्हें बदल डाला। उन्होंने अपने हाथों से पत्थर तराशे, लकड़ियों से भाले बनाए और जानवरों को गिराने के तरीके सीखे। ये शुरुआत थी एक ऐसी यात्रा की जो उन्हें अफ्रीका से बाहर ले जाएगी और फिर धीरे धीरे पूरी धरती पर फैला देगी। होमो सेपियंस का जीवन उस लेकिन इसमें एक गहराई भी थी। जब रात होती तो ये सब आग के पास बैठते। कोई खाना पकाता, कोई बच्चों को कहानियां सुनाता, कोई आसमान देखकर मौसम का अंदाजा लगाता। धीरे धीरे ये शिकारी सिर्फ जानवरों का ही शिकार नहीं कर रहे थे, बल्कि ज्ञान का, अनुभव का और जीवन को समझने का शिकार भी कर रहे थे। यही वो दौर था जहां होमो सेपियंस ने पहली बार दुनिया को महसूस करना शुरू किया। जंगल अब सिर्फ डर नहीं था, वो उनका स्कूल भी था। हर पेड़, हर जानवर, हर पत्थर कुछ ना कुछ सिखाता था उन्हें। और यही सीख आगे चलकर उन्हें जंगलों से बाहर लाएगी और बना देगी इतिहास का सबसे बुद्धिमान शिकारी इंसान। करीब 70,000 साल पहले हमारे पूर्वजों के दिमाग में एक क्रांति हुई। वैज्ञानिक इसे कहते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, यानी सोचने की ताकत का विस्फोट। अब इंसान सिर्फ सामने दिख रही चीजों को नहीं समझता था, बल्कि जो नहीं दिखता उसकी भी कल्पना कर सकता था। वो भविष्य के बारे में सोच सकता था, यादें बना सकता था और सबसे जरूरी, वो दूसरों को अपनी बातें समझा सकता था। भाषा का जन्म यहीं से हुआ। सोचिए, जब एक इंसान जंगल में शेर देखता था तो अब वो दूसरों को सिर्फ इशारों से नहीं, बल्कि साफ शब्दों में बता सकता था। वहां झाड़ी के पीछे एक शेर है, अभी अभी गया है, अकेले मत जाना। ये भाषा सिर्फ चीजों को बताने के लिए नहीं थी, बल्कि भावनाओं को बांटने के लिए थी। डर, प्यार, गुस्सा, सपना अब सब शब्दों में ढलने लगा। फिर इंसान ने सिर्फ जानकारियां ही नहीं, कहानियां भी गढ़नी शुरू की। चांद पर कोई आत्मा रहती है, हमारे पूर्वज आग से बने थे, अगर हम पेड़ को काटेंगे तो बारिश बंद हो जाएगी। ये सब झूठ नहीं थे, ये कल्पनाएं थी। और कल्पना ही वो ताकत थी जिससे इंसान ने समाज बनाए, नियम बनाए और आखिरकार सभ्यता की नींव रखी। दूसरे जानवर कभी 50-60 से ज्यादा का झुंड नहीं बना सके, क्योंकि आपस में भरोसा नहीं था। पर होमो सेपियंस ने हजारों लोगों को एक कहानी से जोड़ दिया। जैसे आज हम सब एक झंडे के नीचे खड़े हो सकते हैं या एक भगवान में विश्वास कर सकते हैं, तो उसकी शुरुआत इसी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन से हुई थी। इस दौर में पहली बार कला और प्रतीक भी सामने आए। गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनने लगे, जानवरों के, शिकार के, रहस्यमय आकृतियों के। शायद ये धार्मिक विश्वास थे, शायद डर या सपनों की झलक। पर ये एक साफ संकेत था, अब इंसान सिर्फ जीवित नहीं रह रहा था, वो सोच रहा था, समझ रहा था, यादें बना रहा था। और जब इंसान ने भाषा के जरिए दूसरे इंसानों को साथ लाना सीख लिया, तब इतिहास का पहिया तेजी से घूमना शुरू हो गया। ये बदलाव छोटा नहीं था भाई। यहीं से इंसान ने जानवरों की दुनिया को पीछे छोड़ दिया और एक ऐसे सफर पर निकल पड़ा जहां वो राजा बनेगा, भगवान बनाएगा
और यहाँ तक कि पृथ्वी का भाग्य तय करेगा। जब इंसान ने जमीन पर कदम रखा, वो धरती नहीं, उसका भविष्य था। करीब 60,000 साल पहले होमो सेपियंस ने पूर्वी अफ्रीका को छोड़ना शुरू किया। क्यों? शायद मौसम बदल रहा था, शायद शिकार कम पड़ रहे थे, या शायद इंसान के अंदर एक सवाल जाग गया था, और क्या है इस दुनिया में? वो पहले मध्य पूर्व पहुंचे, फिर धीरे धीरे एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक। लेकिन भाई, ये सफर कोई खाली मैदान नहीं था। हर जगह पहले से दूसरी मानव प्रजातियां मौजूद थीं, जैसे नियांडरथॉल्स जो यूरोप में रहते थे और डेनिसोवान्स जो एशिया में पाए जाते थे। दोस्तों, इसकी चर्चा हम वीडियो के आगे पाठ में करते हैं, लेकिन एक बात साफ थी, होमो सेपियंस सिर्फ ताकतवर नहीं थे, वो संगठित थे, चालाक थे और सोचने में तेज थे। उन्होंने साथ मिलकर योजनाएं बनाई, उन्होंने नए इलाकों में आग जलाई और उन्होंने वो जगहें बसाईं जहां पहले कोई टिक नहीं सका था। जैसे जैसे ये लोग फैले, उन्होंने नदियां पार की, पहाड़ लांघे और रेगिस्तान पार किए। 50,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया, 40,000 साल पहले यूरोप और 15,000 साल पहले अमेरिका तक पहुंच गए थे। एक मामूली सा जीव जो कभी अफ्रीका के जंगलों में छिपकर रहता था, अब पूरी धरती का मालिक बन चुका था। और भाई, यही वो दौर था जहां होमो सेपियंस ने सिर्फ जीना नहीं, बल्कि जगहें बसाना, संस्कृति बनाना और यात्राएं शुरू करना सीख लिया। लेकिन इस जीत की एक भारी कीमत भी थी। जैसे जैसे इंसान फैला, मेमत, विशाल पक्षी और सैकड़ों जानवर विलुप्त होते चले गए। हर जगह इंसान गया, वहां कुछ न कुछ खत्म हुआ। क्या यह विकास था या विनाश? ये सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में गूंज रहा है। अब होमो सेपियंस सिर्फ एक जगह का प्राणी नहीं रहा, वो अफ्रीका से निकलकर दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुका था। लेकिन सवाल ये था, क्या वो अलग अलग जगहों की खतरनाक परिस्थितियों को झेल पाएगा? और जवाब था हाँ, और ऐसा किसी भी जीव ने पहले नहीं किया था। जब इंसान यूरोप पहुंचा तो वहां उसकी मुलाकात हुई बर्फीली हवाओं से, -20 डिग्री सेल्सियस की ठंड से और महीनों की लंबी रातों से। जहां एक और जानवर सर्दियों में मर जाते थे, वहीं इंसान ने जानवरों की खाल पहननी शुरू की, फर के कपड़े बनाए, आग को पास रखा और गुफाओं में खुद को ढाल लिया। उसने सीखा कि सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी और लचीलापन से ही जिंदा रहा जा सकता है। जब वो रेगिस्तान में पहुंचा, जहां न पानी था, न पेड़, न छांव, तो उसने छाया बनाना सीखा, कुएं खोदना सीखा और दिन में सोकर रात को चलना सीखा। हर इलाके ने उसे चुनौती दी और हर बार उसने खुद को बदला। अगर हम और जानवरों को देखें तो कोई जानवर ऐसी विविध जगहों में नहीं रह सकता, मगर होमो सेपियंस ने जंगल से लेकर ज्वालामुखी के पास तक, हिमालय से लेकर अमेजन तक हर जगह अपनी छाप छोड़ी। और सबसे दिलचस्प बात यह है भाई, ये सब उसने बिना किसी मशीन, बिना बिजली, बिना जीपीएस, बिना नक्शे और बिना दवाओं के किया। ये थी इंसान की सबसे बड़ी ताकत, सहनशीलता और अनुकूलन। वो मौसम झेल सकता था, भूख सह सकता था, गर्मी और सर्दी के बीच खुद को ढाल सकता था। उसने भोजन बदल लिया, रहन सहन बदल लिया और कभी नहीं कहा मैं नहीं कर सकता। और भाई, यही वजह है कि आज अगर आप एक इंसान को आर्कटिक में बर्फ के बीच देखेंगे और दूसरा इंसान अफ्रीका के रेगिस्तान में, तो हैरान मत होइए, क्योंकि हम वो प्रजाति हैं जो हर जगह जिंदा रह सकती है अगर दिल में जिंदा रहने की जिद हो तो। भाई, जब हमने पहली बार बात शुरू की थी, तब हमने कहा था होमो सेपियंस ने अफ्रीका में जन्म लिया और फिर धीरे धीरे वो वहां से बाहर निकले। अब जरा सोचिए, जब ये इंसान अफ्रीका से निकले और दुनिया की तरफ बढ़े, तो वो अकेले नहीं थे इस धरती पर। रास्ते में इन्हें कई और प्रजातियां मिली जो बिल्कुल इंसानों जैसी दिखती थीं, पर थीं कुछ अलग। इनमें सबसे बड़े नाम थे नियांडरथॉल्स और डेनिसोवान्स। हमने पहले जिक्र किया था कि ये होमो सेपियंस से पहले यूरोप और एशिया में रह रहे थे। अब तक सब यही सोचते थे कि इनसे होमो सेपियंस का सीधा टकराव हुआ और शायद होमो सेपियंस ने उन्हें मिटा दिया। लेकिन भाई, अब जो नया रिसर्च आया है वो सचमुच दिमाग हिला देने वाला है। 2000 साल के बाद जब वैज्ञानिकों ने इन पुरानी प्रजातियों की हड्डियां और दांत उठाए और उनमें से डीएनए निकाला, तो उन्हें पता चला कि ये कहानी सिर्फ टकराव की नहीं थी, बल्कि ये कहानी थी मेल मिलाप की, रिश्तों की
और खून के गहरे संबंधों की। डीएनए टेस्ट से सामने आया कि आज के इंसान यानी आप और हम, हमारे शरीर में भी निएंडरथॉल और डेनिसोवन का अंश मौजूद है। हाँ भाई, हम पूरी तरह शुद्ध होमोसेपियंस नहीं हैं। यूरोप और एशिया में रहने वाले लोगों के शरीर में 1 से 4% निएंडरथॉल डीएनए है। कुछ दक्षिण एशियाई और ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी समुदायों में डेनिसोवन डीएनए के निशान भी मिले हैं। अब एक बड़ा सवाल, जब हम उनमें मिले, उनके साथ जिए, तो फिर वो गायब कैसे हो गए? कुछ कहते हैं होमोसेपियंस ने ज्यादा संगठित होकर उन्हें हरा दिया। कुछ कहते हैं कि हमारी आबादी ज्यादा थी, और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमने उन्हें धीरे धीरे खुद में मिला लिया, यानी वो मिटे नहीं, हम में समा गए। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि कैसे होमोसेपियंस अफ्रीका से निकलकर एशिया और यूरोप तक पहुंच चुका था। उसने जंगलों, नदियों और मैदानों को अपना घर बना लिया था। लेकिन अब कहानी में आने वाला था एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जिसने इंसान की सहनशीलता और अनुकूलन की सारी सीमाएं तोड़ दी। आज से लगभग 20,000 साल पहले पृथ्वी ने एक भयावह रूप ले लिया था। तापमान तेजी से गिरा, समंदरों का पानी बर्फ में बदलने लगा और पूरी धरती पर एक सफेद चादर फैलती चली गई। इसे हम कहते हैं अंतिम हिमयुग, लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम। लेकिन ऐसा अचानक नहीं हुआ। पृथ्वी की कक्षा में बदलाव, सूर्य की ऊर्जा में कमी और ज्वालामुखीय धूल से बनी बादल की परतों ने सूरज की गर्मी को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक दिया था। धीरे धीरे तापमान इतना गिर गया कि यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के बड़े हिस्से बर्फ की मोटी परतों से ढक गए। इस समय समुद्र का स्तर करीब 120 मीटर तक नीचे चला गया। कई जगह आज जो जमीन समुद्र के नीचे है, तब वो इंसान के चलने लायक थी। अब जरा सोचिए, ऐसे माहौल में इंसान कैसे जिंदा रहा होगा? उस समय मानव थे, मगर छोटे समूहों में, न कोई शहर, न कोई खेती, न कोई विज्ञान, बस जिंदा रहने की एक जिद थी। इंसान गुफाओं में छिपकर रहता था, जानवरों का शिकार करता, जड़ें और फल खोजता और अगली सुबह देखने की उम्मीद में हर दिन जंग लड़ता था। लेकिन इसी संघर्ष के बीच उसने सहनशीलता सीखी, पर्यावरण को पढ़ना सीखा और धीरे धीरे बदलाव के बीज बो दिए, जो एक दिन सभ्यता में खिलने वाले थे। हजारों साल की बर्फीली कैद के बाद धरती ने करवट ली। लगभग 11,000 साल पहले सूरज की गर्मी थोड़ी तेज होने लगी। धरती की कक्षा में हुए छोटे छोटे बदलावों ने हवा के बहाव और बादलों की दिशा को बदल दिया, और धीरे धीरे वो बर्फ जो सदियों से जमकर बैठी थी, पिघलने लगी। पहाड़ों की चोटियां जो पहले सफेद चादर में ढकी थीं, अब उनके नीचे की मिट्टी दिखने लगी। ग्लेशियरों से पानी बहकर नीचे आया और बना नदियां, झीलें और जीवन के नए रास्ते। इंसान जो कभी बर्फ के बीच शिकार के पीछे दौड़ता था, अब पहली बार एक सवाल सोचने लगा, क्या मैं ठहर सकता हूं? क्योंकि अब उसके सामने थी हरियाली, पानी और मौसम जो पहले जैसा क्रूर नहीं था। जानवर भी अब तय इलाकों में घूमते थे, पेड़ पौधे भी मौसम के साथ नियमित फल देने लगे। और यहीं से एक क्रांति ने जन्म लिया, जिसका नाम तब किसी को नहीं पता था, लेकिन आज हम उसे कहते हैं सभ्यता की नींव। अब इंसान ने महसूस किया कि बर्फ की तरह बहने की जरूरत नहीं। वो अब एक जगह टिक सकता है, घर बना सकता है, बीज बो सकता है, जानवर पाल सकता है और भविष्य की योजना बना सकता है। जो इंसान कल तक सिर्फ जिंदा रहने की सोचता था, अब सपने देखने लगा था। और भाई, यही सपने आने वाली कृषि क्रांति की जमीन तैयार कर रहे थे। जब इंसान ने महसूस किया कि मौसम अब स्थिर हो रहा है, नदियां लगातार बह रही हैं और पेड़ों में हर साल फल आ रहे हैं, तो उसके भीतर एक नया विचार जन्मा, क्या मैं खुद भोजन उगा सकता हूं? यह विचार जितना छोटा लग सकता है, उतना ही क्रांतिकारी था। यही वो समय था जब इंसान ने बीज को मिट्टी में दबाया और पहली बार इंतजार किया। वो दिन जब धरती से अन्न का पहला पौधा निकला, वो इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ नवपाषाण युग, यानी नई पाषाण युग, जहां पत्थर के औजार तो अभी भी थे, लेकिन सोच अब पहले से अलग थी। अब इंसान घूमने वाला शिकारी नहीं रहा, वो अब किसान बन चुका था। फसलों की शुरुआत गेहूं और जौ से हुई। धीरे धीरे दालें, बाजरा और चावल भी उगाए जाने लगे।
और सिर्फ फसलें ही नहीं, अब वो जानवरों को भी साथ रखने लगा। भेड़ें, बकरियां, गायें, कुत्ते। कभी जिन जानवरों का पीछा करता था, अब उन्हें पालना सीख गया था। इससे हुआ ये कि दूध, मांस और मेहनत के लिए इंसान को एक भरोसेमंद साथी मिल गया। अब भोजन जमा होने लगा, भूख का डर थोड़ा कम हुआ और इंसान ने पहली बार वक्त महसूस किया, जिस वक्त में वो बच्चों को सिखा सकता था, बर्तन बना सकता था, रहने के लिए स्थायी घर बना सकता था। नवपाषाण क्रांति ने न सिर्फ जीवन बदला बल्कि सोच बदल दी। अब जंगलों की जगह गांव बनने लगे, झुंडों की जगह समुदाय बनने लगे और इधर उधर भागने की जगह इंसान ने पहली बार एक शब्द समझा, घर। जब खेतों में अन्न उगने लगा, घरों में जानवर पाले जाने लगे और बस्तियां स्थायी होने लगीं, तो इंसान को पहली बार वक्त बचने लगा। अब सारा समय सिर्फ पेट भरने में नहीं जाता था। कुछ लोग खेती करते, कुछ लोग शिकार लाते, लेकिन कुछ लोग सोचने लगे कुछ नया बनाने के बारे में। यहीं से शुरू हुआ कारीगरी का युग। किसी ने मिट्टी को गीला करके उसमें बर्तन बनाए, किसी ने लकड़ी को तराश कर हथियार, तो किसी ने पत्थरों को चमकाकर गहनों में बदल दिया। लेकिन तभी एक दिन किसी आग में एक चट्टान पिघली और उसमें से एक नई चीज निकली, तांबा। ये धातु नरम थी, आकार दी जा सकती थी और सबसे खास पत्थर से मजबूत थी। इंसान ने पहली बार धातु से औजार बनाए, तांबे की कुल्हाड़ी, भाला, चाकू, और धीरे धीरे पत्थर का युग पीछे छूटने लगा। इसी समय इंसान ने कपड़े बुनना भी सीखा, सूती धागों से, हाथ से। उसने अपनी संस्कृति को पहनावे में भी ढालना शुरू कर दिया। अब बस्तियां सिर्फ झोंपड़ियां नहीं रहीं, वो बनी सभ्यताओं के बीच। लोगों में अब काम का बंटवारा होने लगा, कोई किसान, कोई कुम्हार, कोई लोहार, कोई व्यापारी, और ये सब कुछ मिलकर एक नए युग की ओर ले जा रहा था। एक ऐसा युग जहां नदी किनारे सिर्फ खेत नहीं, सभ्यताएं उगने वाली थीं। जैसे जैसे इंसान तांबे और खेती के युग में आगे बढ़ा, उसे एक और गहरा अनुभव हुआ कि पानी ही जीवन है। वो जान चुका था कि जहां नदियां हैं, वहीं जमीन उपजाऊ है, वहीं फसलें लहलहाएंगी और वहीं जीवन बसाया जा सकता है। इसी सोच के साथ मानव ने अपनी पहली महान बस्तियां बसाईं और यहीं से जन्म हुआ प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं का। पहला, मेसोपोटामिया, दो नदियों के बीच की जमीन आज के इराक में टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच एक भूमि फैली थी, जिसे यूनानी लोगों ने कहा मेसो प्लस पोटेमिया, यानी दो नदियों के बीच की धरती। यहीं पर सबसे पहली नगर सभ्यताएं उभरी, ऊर, उरुक और बाबिलोन। यहाँ के लोग गारे की ईंटों से घर बनाते थे, ऊंचे मंदिर बनाते थे जिन्हें कहते थे जिगुरैट। यहाँ पहला लेखन विकसित हुआ, कीलाक्षर लिपि, क्यूनिफॉर्म, जिससे उन्होंने व्यापार के रिकॉर्ड, देवी देवताओं की कथाएं, यहां तक कि कानून भी लिखे। हम्मुराबी का विधान, दुनिया का पहला लिखित कानून, इसी धरती पर बना था। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता, विकसित लेकिन मौन। दूसरी ओर, हजारों किलोमीटर दूर भारत और पाकिस्तान के पश्चिमी भागों में सिंधु नदी बहती थी और उसके किनारे बसी दुनिया की सबसे रहस्यमयी और योजनाबद्ध सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ के लोग गजब के शिल्पकार और नगर योजनाकार थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में सीधे कटे हुए रास्ते, ईंटों से बने घर, घरों में कुएं और स्नान घर, यहाँ तक कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, जो आज भी दुनिया को हैरान करता है। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि आज तक हमें यहाँ से कोई राजा, कोई युद्ध, कोई हथियारों का ढेर नहीं मिला। लगता है ये एक शांतिपूर्ण व्यापार और शिल्प की दुनिया थी, जो अपने समय से कहीं ज्यादा आगे थी। अब धीरे धीरे ये सभ्यताएं आपस में व्यापार करने लगीं। सिंधु की मुहरें मेसोपोटामिया तक पहुंची और इंसान ने जाना कि दूर दूर तक यात्रा कर वो अपने विचार, वस्तुएं और संस्कृतियां फैला सकता है। सभ्यताओं का युग शुरू हो चुका था और मानव अब सिर्फ जिंदा रहने वाला प्राणी नहीं था, बल्कि इतिहास का निर्माता बन चुका था। जब छोटे छोटे गांव बड़े शहरों में बदलने लगे और लोगों के काम बंटने लगे, तो इंसान ने महसूस किया कि अब उसे जरूरत है किसी नेतृत्व की, किसी ऐसे व्यक्ति की जो बताए कि कौन खेत में काम करेगा, कौन व्यापार संभालेगा, कौन मंदिर बनाएगा और कौन रक्षा करेगा। यहीं से शुरू हुआ सामाजिक ढांचे का निर्माण। अब समाज सिर्फ हम सब बराबर नहीं रहा,
बल्कि काम के आधार पर वर्ग बनने लगे। किसान जो अन्न उगाते थे, शिल्पकार जो औजार और बर्तन बनाते थे, व्यापारी जो दूर दराज तक वस्तुएं पहुंचाते थे, सैनिक जो सुरक्षा देते थे, और सबसे ऊपर राजा और पुरोहित जो नियम बनाते और ईश्वर से संवाद का दावा करते। राजा को अब सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाने लगा। उसका सिंहासन केवल कुर्सी नहीं था, वो व्यवस्था का केंद्र था। मेसोपोटामिया में राजा खुद को ईश्वर का पुत्र बताता था। मिस्र में फिरौन को खुद ईश्वर ही मान लिया गया। सिंधु घाटी थोड़ी अलग थी, वहां कोई स्पष्ट राजा नहीं मिला, लेकिन वहां भी किसी ने तो वो योजनाबद्ध शहर बनवाए होंगे। और यही से शुरुआत हुई कानून, कर, प्रशासन, फौज, मंदिरों और महलों की। अब मनुष्य का समाज बस एक बस्ती नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी संरचना बन गया जहां हर किसी का एक स्थान तय था और हर किसी के ऊपर राजा की छाया थी। लेकिन याद रखिए, राजा केवल तलवार से नहीं बल्कि कहानियों और आस्थाओं से राज्य करता था, क्योंकि जब इंसान ने ईश्वर की कल्पना की तो उसी के नाम पर सत्ता को स्वीकार भी किया। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप इस हिस्से तक पहुंचे हैं तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। जानकर अच्छा लगेगा कि हमारे साथ कौन कौन जुड़े रहे। साथ ही अगली वीडियो किस विषय पर होनी चाहिए ये भी कमेंट में बताना न भूलें।